लास्ट क्लास में मोमेंटम डिस्कस हो रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और बातें बात करते हैं मोमेंटम पे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग इतना सीख चुके थे कि मोमेंटम को पी नोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। नहीं, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ये चीज़ें सीख गए थे। अब है क्या कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, मतलब जो मोशन होगा, वेलोसिटी का जो मोशन होगा वही मोमेंटम होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं जिसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, अगर इस रिलेशन को देखो तो जिसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी उतना ज़्यादा होगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास, ठीक है, हम लोग दो केस लेते हैं। एक केस में हमारे पास मान लीजिए मास है 10 kg, ठीक है, और पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा, तो सीधा mv करोगे। हाँ, 100, ये हो जाएगा आपका 100 kg मीटर पर सेकंड। ठीक, एक और केस देखें, 10 × 10 100 ही होगा ना, 10 लिखे थे, अब ठीक है 100। अभी हमने मास वैसा ही रहने दिया, 10 किलोग्राम, और वेलोसिटी हमने कर दी दुगुनी, चलो 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखो, ये मान लो P1 है, मास कांस्टेंट V1, और ये मान लो V2। अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें नई वाली, तो mv2, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 20, मतलब 200 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस बार हाफ करते हैं। तीसरा केस, मास हमारे पास है 10 kg एज कांस्टेंट, और वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में अगर आपसे मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप mv3 करोगे, और ये होगा 10 × 5, इट मीन्स 50 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप ऑब्जर्व करो क्या हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व ध्यान से करिए तो ये समझ में आता है कि अगर फॉर दी कांस्टेंट मास के लिए जिस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसे आप कैसे महसूस करें? इसे आप आराम से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया कैच करने के लिए, ठीक है, जैसे ये मार्कर, कौन कैच कर पाओगे? हाँ, मेरा भी मन तुम यही था। लो, ध्यान से देखना, छोड़ना मत बाबू। कुछ और दे क्या? कुछ और देते हैं जो कैच हो जाए तुमसे, ताकि बेइज्जती ना हो तुम्हारा। ये कर लोगे? हाँ, कुछ भारी भारी चीज़ है क्या? नहीं, लोहा तोहा तो ना, लोहा तोहा लाओ, वो लाओ, वही लाओ। कर लोगे ना कैच? वेरी गुड। हाँ, लाओ, गुड, लाओ, लो। कौन कैच करेगा? सोच लो बाबू, पहले इसको कैच करने देखते हैं। देखो, इसको कैच करना है, ठीक है, हमारी और इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, और इसका मास भी फिक्स होगा। ठीक, अब इसे हम कैच करने देते हैं। ध्यान से कैच करो, यहाँ से फेंक रहे हैं, कैच करो, कर पाओगे ना? है, लो, हाथ तो, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। हाँ, कमाल हो गया, कैच कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ फील नहीं हुआ होगा,
इस बार फिर से कैच करो, नहीं करें, इस बार जोर से मतलब कैच करना, ठीक है। सब लोग मिल के मारना इसे बाहर में क्लास के बाद, नहीं हुआ तुमसे। दीक्षा ले लो, कैच ले लोगे ना, फिर धोखा नहीं दोगे। रेडी, 1 2 3 तो वेरी गुड, हाँ देखो। अब उसके बाद फिर से लेना है, ठीक है, पक्का ना। कोशिश करो कैच ले पाओ, ऐसे फेंकते जाती नहीं, लेकिन डर लग रहा है मैं छूट जाएगा फिर तो, रहने दो, चोट लग जाएगा ना, फिर छूट जाएगा, चोट लगेगा पक्का। लो छूटा, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, इसको भी पकड़ के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पहले केस में हमारे और इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स था, हमने ऑब्जेक्ट को फेंकी और उसके पास वेलोसिटी कम थी, तो इसे थोड़ा कम चोट लगा होगा, हाथ में थोड़ा फोर्स फील हुआ होगा। लेकिन सेकेंड केस में जब जोर से ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, सेम ऑब्जेक्ट रहेगा, तो चोट ज़्यादा लगेगा। वजह क्या है? वजह मोमेंटम, क्योंकि सेकेंड केस में मोमेंटम ज़्यादा होगा। कारण क्या था? वेलोसिटी का चेंज हो जाना, वेलोसिटी का बढ़ जाना। अगर वही वेलोसिटी हम रिड्यूस कर दें, मास सेम रखें, तो मोमेंटम भी कम होगा। ये जो मोमेंटम होता है एक्चुअल में, वही जो फीलिंग तुम्हें होती है ना चोट वाली, एक्चुअल में वो बाद में देखेंगे चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, और ये हो जाता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वेलोसिटी हाफ हुई है, मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। वेलोसिटी अगर ट्वाइस हुई है तो मोमेंटम भी ट्वाइस हो जाएगा। रिलेशन समझ में आ रहा है? देखो ना, वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी, 10 से 20 हो गई, ट्वाइस हुई। मोमेंटम 100 था, 100 से 200 हो गया। अब देखो, वेलोसिटी 10 थी, 10 से 5 हुआ है तो हाफ हुआ है। 10 से 100, 100 से हाफ, 50 हो गया। अब मास को चेंज करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है, अगर मास को अब बदले तो क्या होगा? यहीं पे अगर अगला ऑब्जर्वेशन, हम लोग क्या करते हैं, इस बार मास को बदल देते हैं, ठीक है। मास, चलो मास 10 ही रहने देते हैं, वेलोसिटी भी 10 ही है, ठीक। इसमें हम लोग वेलोसिटी बदलते हैं, ठीक है। और आप लोग कैलकुलेट करके बताइए ऑब्जर्वेशन क्या आया है। हम लोगों ने क्या किया, मास को 20 और 5 कर दिया, वेलोसिटी 10 का 10 ही रहने दिया। हाँ, मतलब यहाँ पे तो बस बदली मास है, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा क्योंकि डाटा सेम था, तो इसलिए रिजल्ट वही आया। मेरे कहने का मतलब भी हुआ, अभी भी ये 100 रहेगा, ये 200 रहेगा, और ये 50 रहेगा। मेरे कहने का मतलब सीधा से ये था कि वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, तो मास के ट्वाइस हो जाने से वेलोसिटी भी ट्वाइस हो गई, सॉरी मोमेंटम भी ट्वाइस हो गया, और मास के हाफ हो जाने से मोमेंटम भी हाफ हो जाता है। क्लियर है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हो ना, आप इसे आराम से ऐसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका समझो, ठीक है, कि कैसे लिखेंगे। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आप धीरे से इस बात को पकड़ पाए। इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर मास कांस्टेंट हो, नहीं, इफ एम मास मतलब कांस्टेंट फिक्स हो जाए, तो आपने क्या देखा कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, इस तरह का थोड़ा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फॉर मास कांस्टेंट जब होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ वेलोसिटी अगर 1 टाइम मतलब दुगुना हो रहा है तो मोमेंटम भी 2 गुना हो रहा है। और एंड v कांस्टेंट अगर हुआ, v अगर कांस्टेंट हुआ, वो वाला रिजल्ट नहीं लिखे थे क्या, क्वेश्चन नहीं लिखे थे, उसको बाद में अपने से लिख लेना चेंज करके, दोनों अलग अलग ऑब्जर्वेशन। और v अगर कांस्टेंट होगा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। इसका मतलब वेरिएशन अगर तुम देखोगे तो मास बढ़ेगा और मोमेंटम भी बढ़ेगी। अगर इसे ग्राफ से देखना चाहो, थोड़ा बहुत ग्राफ पहले बताते हैं। जैसे देखो, फॉर कांस्टेंट यानी पहले केस के लिए हम लोग ग्राफ बता रहे हैं, ठीक, कि वेलोसिटी वर्सेस मोमेंटम ग्राफ, ठीक है।
यहाँ पे हम बता रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस मोमेंटम। यहाँ पे एक मोमेंटम है, दूसरी वेलोसिटी है। अभी वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो। वेलोसिटी मान लो मास फिक्स है, ठीक है, जैसे फोर कांस्टेंट मास हमने किया मान लो 1 kg, मास हमने 1 kg ले लिया फॉर 1 kg मास। अगर वेलोसिटी मान लो 2 रहा, 2 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम कितना होगा? 2 ही रहेगा। बोलो। अच्छा, वेरी गुड। अगर मोमेंटम मान लो वेलोसिटी अगर 4 होगी तो मोमेंटम भी 4 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, जरा ध्यान से देखना, 4 कांस्टेंट मास, समझ पा रहे? ये हो गया हमारा मोमेंटम और ये हो गई वेलोसिटी। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड में, मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो देखो, जीरो वेलोसिटी पे मोमेंटम का पॉइंट भी जीरो था। मान लो ये 2 है और ये मान लो 4 है। जब वेलोसिटी 2 है तो ये मोमेंटम मान लो 2 और ये मोमेंटम का 4 है। जब वेलोसिटी 2 है तो मोमेंटम भी क्या है? 2 है। जरा ध्यान से देखो। और जब वेलोसिटी 4 था तो मोमेंटम भी क्या कैसा है? 4 है। तो इसको, ये दोनों पॉइंट को मिला। अब ये तीनों और भी तुम डाटा ले सकते हो। इस डाटा को जब तुम ज्वाइन करोगे तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना इस बात को दिखाता है कि मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोमेंटम के। आई बात समझ में? इसी तरह का अगर इस रिलेशन के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, समझो, अगर हम सेकेंड रिलेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करें, ठीक, सेकेंड रिलेशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? इसी तरह से मान लेते हैं, अब की बार हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। तो मान लीजिए वेलोसिटी है हमारा 1 मीटर पर सेकंड। 1 ही कुछ भी ले सकते हैं, आप 10 ले सकते हैं। और मोमेंटम और मास बदलेंगे, मोमेंटम बदलेगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हैं। मास मान लीजिए 0 होता है किसी का, तो मोमेंटम तो 0 ही होगा अगर मास नहीं होगा। चलो लो, मास है ही नहीं तो काहे का मोमेंटम? फूंक मारेंगे, कितना चोट लगेगा? क्या लगा? क्योंकि मास नहीं था। एयर का बेचारा कितना मास, एक पार्टिकल बालू का जोर से तुमको मारे, क्या होगा? बालू का एक कण लिए, एक पार्टिकल लिए और एकदम जोर से मारे, कुछ होगा? मास नेग्लिजिबल है तो मोमेंटम भी नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होगा, है ना? वेरी गुड। उसके बाद मास मान लो 2 kg हो गया, मास 2 kg तो मोमेंटम भी 2 हो जाएगा। मास मान लो 4 है। डाटा आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 4 क्यों लिए सर, ऐसे। आई बात समझ में? तो जब इसको प्लॉट करेंगे, ये मान लो मोमेंटम है और ये मास है, मास इन किलोग्राम, जो भी यूनिट है। तो देखो, 0 पे 0 रहेगा और मान लो ये 2 है, ये 4 है, इतना ही वैल्यू 2 मान लो, इतना वैल्यू 4। तो अब क्या होगा? अगर इसे तुम ज्वाइन करो, डाटा मिलाओ, तो क्या हो जाएगा? एकदम से ग्राफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन होगा ना? नहीं बनेगा तो बना देना, नहीं, अपने ही हाथ में सब है ना। स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का होना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डिपेंड करता है। यहां तक समझे? आराम से छापना है, ठीक है? छापिए। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम produced by a body of mass 75 kilogram moving with velocity constant velocity 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 75 kg है, अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड से चले तो वो कितना मोमेंटम बनाएगा? बताइए आंसर। देखो बाबू,
सवाल कह रहा है कि बॉडी का मास कितना है, मास कितना है 75 किलोग्राम, और किस वेलोसिटी से चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे सिंपली मोमेंटम पूछा गया था, आराम से ऑल बॉल बिना किए मास इंटू वेलोसिटी करिए और 75 इंटू 2 कर दीजिए 20, तो 75 दूना 150, 150 100 kg मीटर पर सेकेंड। आसान था, बिल्कुल आसान था। चलिए एक सवाल और करिए फटाफट, एक क्वेश्चन और करें। क्लियर है, ये वाला आसान था, इसमें कुछ खास है नहीं। आपको पूछा गया अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है a body of mass 800 ग्राम is moving with, रुको थोड़ा सेंटेंस छोटा करेंगे, वर्ड का है लिखेंगे, कितना वर्ड का है। टू बॉडी A and B of mass 800 gram and 20 kilogram is moving with constant velocity, ये रिस्पेक्टिवली समझ रहे हो ना, रिस्पेक्टिवली मूविंग विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ratio of their momentum, find the ratio of momentum produced by them। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा, सेंटेंस और बड़ा होता है फिर भी छोटा। सबसे पहले आंसर किसका आता है देखते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, ऐसा क्यों तुम्हारे साथ होता, हमें क्या पता, हम दरियामी है क्या, आंसर हमको याद है तो ऐसे दे दिए, चेक करते पता चलेगा। दो बड़ी है, ए बड़ी और बी बड़ी। इसका मास कितना है, इसका मास है, मास ऑफ ए है कितना 100 ग्राम। देखो गलती कहाँ पे है, यूनिट चेंज करने में, जानबूझ के बस यहाँ पे हम यूनिट वाला सेंस दिए। 100 ग्राम को किलोग्राम में किया करो एसआई में, बिल्कुल, तो पॉइंट कितना होगा 0.8 किलोग्राम। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, के कितना है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, ओहो हो 36 किलोमीटर पर आवर कर दें, नहीं मतलब यही करें, कोई बात नहीं। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बाबू 30 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें 5/3 से, 30 इंटू 5/18 तो कितना होगा 15 दूना 30, 9 दूना 18, 3 5 15, 3 3 जा 9, कितना हुआ 25/3 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। तो इसका मोमेंटम कितना आएगा बाबू, इसका मोमेंटम मान लो मोमेंटम ऑफ ए कितना आ जाएगा, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। मास कितना है 0.8 और वेलोसिटी कितनी है 25/3। कट्टो कट्टो करोगे 5 2 जा और 5 5 जा, 4 जा तो 4 5 जा 20/3, 20/3 आया। क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद अब बी के हाल देखें, बी के साथ क्या हुआ है।
आओ बी के बारे में देखते हैं। मास ऑफ बी क्या है बाबू? मास ऑफ बी है 20 किलोग्राम 20 kg। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। तब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बस मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ बी कितना आएगा? मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। मास ऑफ बी है कितना? 20 और वेलोसिटी ऑफ बी कितना? 50। तो आप सॉल्व करेंगे तो 1000 आएगा। यूनिट दोनों का सेम होगा। अब हमसे कहा गया कि भाई दोनों का रेशियो बताओ मोमेंटम का। कोई बात नहीं, मोमेंटम प्रोड्यूस बाय ए बाय मोमेंटम प्रोड्यूस बाय बी। अब बोलोगे सर आप कहा है ए बाय बी के बी बाय ए करिए। ए बाय बी इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि ए और बी पहले है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता। आपको एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन बी बाय ए वाला भी होता। अभी ऑप्शन अगर वाला सवाल होगा तो आपको एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन देगा। तो इसमें आपको इस चीज को पकड़ना है कि किसका बाय किसका रेशियो करना है। ठीक है, तो मोमेंटम प्रोड्यूस बाय ए कितना है? 20/3 और मोमेंटम प्रोड्यूस बाय बी कितना है बाबू? 1000। इसको सॉल्व करेंगे नीचे 1000 आएगा। वेरी गुड, कितना हो गया ये? 50। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1/150 आएगा, यानी मोमेंटम ऑफ ए प्रोड्यूस बाय मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू 1:150। अब बोलो, किसी का आंसर नहीं आया? बताओ, ऐसा कोई नहीं है इस धरती पे, सबका आंसर गलत सलत तुम लोग बता दिया। किसका आया था? तुम्हारा आया था। पढ़ देते हैं। टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास m and 2m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v and 2v रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय देम? इन चारों में से कोई एक ऑप्शन फटाक टिक करिए और बताइए। देखो, इसे आप बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बिना बनाए सॉल्व मतलब बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकते हैं, मतलब बिना बनाए भी आप आंसर दे सकते हैं। समझो, सीधी सी बात है। दो लोग हैं आपके पास, एक है ए और दूसरा आपके पास है बी। एक का मास m है, वेलोसिटी v है। आई बात समझ में? तो मोमेंटम नहीं करेंगे सॉल्व। एक का मास 2m है और वेलोसिटी 2v है। देखो ना, 1:4 का रेशियो बना। नहीं समझे बात को? अब समझ लो, कोई बात नहीं। इसका मोमेंटम mv, इसका मोमेंटम 2×2=4 mv। देखो रेशियो होगा, जैसे P1 और P2 है तो P1:P2 का रेशियो क्या होगा? mv/4 mv। mv कट्टो कट्टो 1:4 आंसर। क्लियर है? समझ पाए सब लोग? क्या क्लियर है? छापो। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। 4 एक तो शुरू जो कराए थे एक्सपेरिमेंट वाला, उसको लगा के 4 है भाग। अच्छा कोई बात है, चलो। टू बॉडी of equal mass, two body of equal mass have momentum टू पी एंड 3p रिस्पेक्टिवली। मोमेंटम 2p नहीं करते हैं, 20 न्यूटन मीटर पर सेकेंड ना, एंड 60 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड डाटा क्या कर दिए, वैल्यू दे दिया और तो अच्छा किए। टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस हैव मोमेंटम इतना इतना ओ सॉरी केजी, वही हम सोचे यूनिट हम गलत लिख रहे हैं। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम रिस्पेक्टिवली।
द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इज, ऑप्शन है आपके पास, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी 3:2, 2:3, 2:1 और उसके बाद है आपका 1:2। बताइए, दिया हुआ है इक्वल मास बाबू, दोनों का मास सेम है, क्या फर्क पड़ता है, सेम। ऑप्शन ही नहीं है, 1/3 आ रहा है, नहीं आएगा फिर भी। तब सही बोला। देखो मास सेम है दोनों केस में, बोलो मास m है, मोमेंटम कितना है, बोलो बाबू 20 पहले केस में, बोलो, और दूसरे केस में कितना है, वेरी गुड। हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी का रेशियो, तो मोमेंटम का रेशियो करो तो पहले अपने वेलोसिटी का रेशियो आएगा। मोमेंटम p1 कितना होगा, m फिक्स रहने दो, m भी 1, मास सेम है ना, और p2 कितना है, m मास सेम तो इसलिए v2, p1/p2 करोगे तो m v1/m v2 आएगा, mm खत्म, मास की आवश्यकता रही क्या। p1 का वैल्यू कितना बाबू, p1 का वैल्यू कितना 20/60 इक्वल टू v1/v2, 20/60, 1:3, ऑप्शन डी। मिस्टेक हो गया, हम कुछ और सोच रहे थे, समझ पाए। तो इस तरह का कोई भी सवाल ट्विस्ट करेगा, हमें लगता है अब तुम लोग सोच पाओगे, थोड़ा सा सोचना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि सवाल में क्या लिखा रहता है। कभी इक्वल वेलोसिटी दे देगी, कभी इक्वल मास दे देगा, कुछ और भी चीजें बदल सकती है। सवाल और भी बढ़िया बढ़िया बनता है जब हम लोग सेकेंड लॉ करते हैं। एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे लेवल का जो तुमसे बन पाए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होना जरूरी है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं आएगा ना। तुमने तो बस ये देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तुम्हें लगता है अब तुम देख सकते हो कि मोमेंटम और वेलोसिटी के सिर्फ रिलेशन पे कितना खूबसूरत पैटर्न बनता है क्वेश्चन का। और ये तो थोड़ा सा था, हम चाहते हैं तो पूरी जिंदगी सिर्फ मोमेंटम के साथ बिता सकते हैं, सवालों के साथ इतने वेरिएशन बन सकते हैं, इतना चीजें सोची जा सकती है। आई बात समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैकेनिज्म को समझना है, कंसेप्ट पकड़ना है और इसके साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करना है। इस सवाल को इधर थोड़ा चेंज कर दें, उधर चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। जैसे अभी बोलेंगे कि मास 10% बढ़ गया, बताओ उसका मोमेंटम कितना बढ़ेगा। होमवर्क लिख लो क्वेश्चन, जब आया ही सवाल मन में है तो 5 पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्या बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा दें, मास 10% बढ़ाना ठीक नहीं रहता है, मास कांस्टेंट होता है, बढ़ा सकते हो कुछ डाल बोल के, वेलोसिटी बढ़ा देते नहीं। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, देखो यहां भी फिर अगला सवाल बनता है। चलो इतना क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये सवाल देखिए तो अगला सवाल अगला और याद आ गया, ये भी अच्छा है, लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10%। फाइंड परसेंट इंक्रीज्ड इन, वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ेगा ही ना, परसेंट इंक्रीज्ड इन देयर मोमेंटम, मोमेंटम तो बढ़ेगा ही ना। एक सवाल और दे दें, अच्छा सवाल है, कर लो। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज
इंक्रीज बाय इंक्रीज टू, इंक्रीज टू तो हो नहीं सकता, इंक्रीज बाय इंक्रीज टू, यहाँ पे डिक्रीज कर दें है तो डिक्रीज में होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज में थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। डिक्रीज मतलब जैसा इंक्रीज वैसा डिक्रीज, डिक्रीज बाय 10 फाइन परसेंट डिक्रीजमेंट, नहीं परसेंट डिक्रीजमेंट in their momentum. The velocity of a moving body is decreased decrease to 10%. Find percent decreasement in their momentum। क्या होमवर्क देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, होमवर्क इसे ट्राई करिए, इसके सॉल्यूशन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर बन पाए तो बढ़िया, नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत है, आसान सवाल है, बन जाएगा, ठीक है। परसेंट में चेंज करते हैं हम लोग कैसे, 10% बढ़ा 10% घटा है तो पहले मान लो जितना था उसमें से 10% निकाल के माइनस कर देना है, नहीं बिल्कुल नहीं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं है, ध्यान से पढ़ो पता चल जाएगा कहाँ पे। और ये फर्क इतना बेहतरीन फर्क है सिर्फ बाय और टू से, तुम्हें लग रहा है कि बस प्रीपोजिशन का चेंज है ना, तुम्हारी जिंदगी पे गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका। अगर ये बाय और टू का मतलब आज नहीं समझ में आया तुम्हारे लिए, तो बस बाय और टू है ना, दो वर्ड का ये है ना, दो, लेकिन वाह कमाल, फिजिक्स में ये बाय और टू में बच्चा फंस जाता है। और ये सिर्फ तुम लोग तो छोटे बच्चे हो, हम ये तुम्हारे नीट वाले की बात कर रहे हैं या मेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, बाय और टू में कंफ्यूज कर जाता है। शब्दों में चेंज है, सवाल सेम नहीं है, इसमें बाय है और इसमें टू है, इसका मतलब होमवर्क खुद से ढूंढ के आना, और ये मतलब समझ में आएगा तो सवाल तुमसे बन ही जाएगा, बढ़िया सवाल बनता है, ट्राई करिएगा आप लोग। अगली क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, फिर बात करेंगे हम लोग।